ग्वादर से हम्बन टोटा तक। पाकिस्तान ने चीन को उठा के गिफ्ट दे दिया वो जमीन जो उसकी नहीं थी। काराकोरम से नाथुला तक। गिलगिट में गिरगिट बना पाकिस्तान। चीन के साथ रंग बदल रहा पाकिस्तान। कंधा पाकिस्तान का, गोली चीन की होगी। 46 अरब डॉलर चीन ने यहां लगाने का प्लान बना लिया है। अवैध कॉरिडोर पर ड्रैगन की निगाह हुई। सरजमीन हिंद पर बन रहा नापाक गठजोड़। हिंद महासागर में चीन की साफ सुथरी सीधी मंशा है भारत को घेरना। पाकिस्तान तो मोहरा है, सीधे चीन से है असली मुकाबला। और पाकिस्तान तो अब उसकी मलकियत हो गई है। इंडिया के लिए चैलेंज है चीन की चक्रव्यूह माला। भारत ने बनाया हथियार अंतरिक्ष वाला। Two of the GS also will cross the equator at 55 degree east and 2 at 111. मतलब आपको क्रूज मिसाइल भेजना है, आप जीपीएस गाइडेंस से सीधा खिड़की के अंदर डाल सकते हैं। भारत तोड़ेगा चीन पाकिस्तान का घमंड। अब जमीन नहीं, आसमान से रखेंगे निगाह। चीन पाकिस्तान की रखेंगे 24 घंटे खबर। उसे भी उतना ही तकलीफ पहुंचाइए जितनी वो हमें पहुंचा रहा है। क्रिकेट मैच की तरह लाइव होगी दुश्मन की निगरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। भारत के खिलाफ अब एक मोर्चे पर दो दुश्मन आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एलओसी के पार ऐसी साजिश चल रही है, इसमें पाकिस्तान का कम और चीन का दिमाग ज्यादा चल रहा है। देखिए पाकिस्तान में बन रहे चीन के अवैध कॉरिडोर और उसकी बदनीयत पर यह खास रिपोर्ट। ड्रैगन की आग पहुंची कश्मीर। ड्रैगन अब कश्मीर चाहता है। पीओके पर हुआ चीन का कब्जा। मोर्चा एक, अब दुश्मन दो हैं। चीन पाकिस्तान का गठबंधन अब सीमाएं लांघ रहा है। दायरा इतना बढ़ चुका है कि भारत के लिए बर्दाश्त करना अब मुश्किल है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की टुकड़ी को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास देखे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखा गया है। चीन उस इलाके में अपने सैनिक तैनात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के कई अफसर और सैनिक नौगाम सेक्टर में एलओसी पर देखे गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी सेना के अफसरों की बातचीत रिकॉर्ड की है, जिसके मुताबिक चीनी सैनिकों की टुकड़ी एलओसी के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तो चीन की सेना मौजूद है ही, प्लस भारत चीन सीमा पर सर्वत्र जो है चीन की मौजूदगी है। चीन कहीं न कहीं एक विस्तारवादी आकांक्षा को लेकर चल रहा है,
जिसके कारण वह भारतीय सीमा में जब भी मौका मिलता है घुसपैठ करने का कार्य करता है। पाक अधिकृत कश्मीर में उसकी मौजूदगी से भारतीय सेना को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। पहली बार चीन की सेना 2015 के आखिर में तंगधार सेक्टर में एलओसी के पास देखी गई थी। जाहिर है एक ही मोर्चे पर अब भारत के सामने दो दुश्मन हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एलओसी पर चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन भारत के लिए बड़ा खतरा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन सरकार की चाइना गैजोबा ग्रुप कंपनी लिमिटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये परियोजना उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में भारत की तरफ से बनाए जा रहे किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने एक मायने से अरब सागर में अपना ग्वादर पोर्ट चीन के नाम कर दिया है, जहां से वो अपने शिनजियांग प्रांत को जोड़ रहा है। वहां पे एक तो उसका जो अपनी लाइन ऑफ सप्लाई है, अब वो भारतवर्ष के चारों तरफ जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो वहां से इंजेक्ट कर सकता है अपना ऑयल, नेचुरल गैस, अपने जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो रेल और रोड लाइन पे सीधा शिनजियांग पहुंचा सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट पर चीन $46 अरब खर्च कर रहा है। ग्वादर से कराकोरम तक जब इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो जाएगा तो चीन को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से चीन के लिए ये बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। अभी चीन के जहाज मलक्का स्ट्रेट्स की तरफ से करीब 15,000 किलोमीटर का सफर तय करके खाड़ी देशों से तेल लेने आते हैं। अब चीन के कारगिल इलाके से ग्वादर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से ये दूरी 3,000 किलोमीटर की रह जाएगी। ग्वादर का एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। ग्वादर में मौजूद कोई भी नौसैनिक शक्ति पर फारस की खाड़ी से निकलने वाले और जाने वाले हर जहाज के ऊपर नजर रख सकती है, विशेषकर भारत के लिए, क्योंकि भारत की काफी जो खनिज तेल है वो फारस की खाड़ी से निकलकर वाडीनार आता है और वो जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ग्वादर के बिल्कुल पास से निकलता है। आर्थिक रिश्ते और बात है, लेकिन यहाँ चीन अब सीधे सीधे कश्मीर में दखल दे रहा है। चीन ने पहले ही उत्तरी लद्दाख में अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है और अब वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठकर एलओसी के पार नजर गड़ा रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके अंदर कैसे अपनी उन्होंने प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की हुई है। उन्होंने उस इलाके को ट्रेनिंग एरिया इकरार किया है और ट्रेनिंग एरिया का मतलब ये है कि हम यहां पर अपनी फौज या इनकी ट्रेनिंग कराएंगे, कश्मीरी जो भी वहां पर सेटल्ड हैं, टू अनेक्स द बैलेंस ऑफ कश्मीर विद पाकिस्तान। चीन की सेना आए दिन जम्मू कश्मीर के पूर्वी छोर लद्दाख में घुसपैठ करती रहती है और अब वो पूर्व में एलओसी पर सैनिक तैनात कर रही है। फिलहाल पाकिस्तान की 3 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड और 2 रेजिमेंट को इस हाईवे पर तैनात किया गया है, यानी करीब 12,000 जवान इस रूट पर तैनात हैं। यानी अब एक मोर्चे पर 2 दुश्मन भारत के सामने हैं। पाकिस्तान को इस किस्म का सैनिक सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्या उसको अच्छा लगेगा? कल हम ताइवान को ये सपोर्ट दें जिससे उसका वैमनस्य है। हमारी तो 4 लड़ाइयां हो चुकी है पाकिस्तान के साथ और ये उसको सपोर्ट दे रहा है। ये तो बहुत ही जो है एक डिस्ट्रक्टिव स्टेप है हमारे लिए। दरअसल चीन इस कॉरिडोर को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि उसे मालूम है युद्ध के हालात में हिंद महासागर में भारत उसकी कमर तोड़ सकता है। जंग के हालात में भारतीय नौसेना चीन की तेल सप्लाई पर पूरी तरह ब्रेक लगा सकती है, क्योंकि हिंद महासागर में इंडियन नेवी की मर्जी के बिना लहरें भी नहीं उठती। हिंद महासागर में चीन चाहता है कि वह हिंद या भारत के नाम पर जाने वाला महासागर है, तो वह केवल भारत का महासागर बनकर न रहे। इस समुद्र पर जिस नौसेना का अधिकार होगा या जिस नौसेना का नियंत्रण होगा उसके व्यापारिक जहाजों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चीन चाहता है कि इस पर केवल अकेले भारत का आधिपत्य न रहे, या इसलिए वह यहाँ लगातार मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है। जाहिर है अगर भारत ने चीन की तेल सप्लाई रोक दी तो चीन जंग कैसे लड़ेगा? अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन भारत अब पाकिस्तान और चीन की साजिश पर नजर रखने के लिए ऐसी आंख तैयार कर रहा है जिसका तोड़ आसान नहीं।
हम बात कर रहे हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS। और आसानी से समझने के लिए इसे देसी GPS कहा जा सकता है। 7 उपग्रहों का जाल भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के दायरे में इतनी बारीक नजर रखेगा कि दुश्मन की जमीन पर हो रही हर हरकत भारत आराम से देख पाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। एक बार GPS भारत का बन गया तो जिस क्षेत्र में उसका कवरेज है, हम अपने युद्धपोत, अपने जहाज, अपनी मिसाइल, सब के लिए एक बहुत बड़ा वो होगा और हम उनको फिर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इस साल IRNSS का हिस्सा 7वीं और आखिरी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। फिर तैयार होगा आसमान में एक ऐसा चक्रव्यूह जिसकी जद से दुश्मन नहीं बच पाएगा। इसलिए ग्वादर तक पहुंच चुके चीन को भारत की तरफ अगला कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना होगा। निवृत्ति मोहन और अमित प्रकाश के साथ मनीष शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात अंकारा से आइवरी कोस्ट तक फैले आतंक की। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के रिसोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली है। रविवार को आइवरी कोस्ट के अबिजान में भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने ग्रैंड बासम बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें स्पेशल फोर्सेस के 2 जवान भी शामिल हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में अलकायदा के सभी 6 आतंकी मार गिराए गए। वहीं अंकारा में हुए धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली। अंकारा में हुए धमाके में 34 लोग मारे गए। तो आइवरी कोस्ट में रिसोर्ट पर आतंकी हमले में 16 लोगों की जान गई। बता दें कि इसमें 2 स्पेशल फोर्सेस के जवान भी शामिल थे। लगातार अंकारा से आइवरी कोस्ट तक आतंक का तांडव हो रहा है और जहां आइवरी कोस्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ले ली है, वहीं अभी भी ये पता नहीं कि आखिर 34 लोग जो अंकारा में मारे गए एक बम धमाके में, वो किस संगठन के हाथों किया गया है। बता दें कि इसी बीच जवाबी कार्रवाई भी हुई। अलकायदा के सभी 6 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन दुनिया भर में लगातार पैर फैला रहे आतंक के खिलाफ अब दुनिया की एकजुट होने की जरूरत भी महसूस होने लगी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की की राजधानी अंकारा और आइवरी कोस्ट में हुए धमाकों की निंदा की। पीएम ने ट्वीट किया, अंकारा और आइवरी कोस्ट में हुए धमाके निंदनीय हैं। मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदना। घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। इधर टर्की की राजधानी अंकारा में एक कार में हुए धमाके में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 125 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। कार बम धमाके से थर्राया टर्की। तुर्की में शाम के तकरीबन 6:45 बज रहे थे, तभी राजधानी अंकारा के बीचों बीच इसीले इलाके में एक बस स्टैंड के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि उस कार के चीथड़े उड़ गए और आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर भगदड़ मच गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धमाके के बाद मौके पर गोलीबारी की खबर आई। धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक कार ब्लास्ट में 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 125 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।
मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई दी। पूरे टर्की में तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और सावधान रहने को कहा गया। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। टर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा है कि सोमवार को जांच पूरी हो जाने के बाद इस धमाके के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम बताएंगे। इधर धमाके के बाद अंकारा की एक कोर्ट ने कार बम विस्फोट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन लोगों में डर और भय का माहौल ना बने इसके लिए ट्विटर और फेसबुक को बैन कर दिया गया ताकि विस्फोट की तस्वीरों को पोस्ट ना किया जा सके। पूरे टर्की को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमले की शुरुआती जांच शुरू हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। पिछले महीने भी अंकारा में एक बम धमाका हुआ था जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे। एक कुर्द चरमपंथी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 6 महीने से भी कम समय में तुर्की की राजधानी में 3 धमाके हुए हैं। दरअसल तुर्की के दक्षिण में सीरिया और इराक है, जहां आतंकवादी संगठन ISIS का कब्जा है। ISIS खतरनाक आतंकी हमलों के लिए जाना जाता है। कुछ समय पहले तक तुर्की को मध्य पूर्व का एक सुरक्षित देश माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हो रहे धमाकों से अब खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के होटल पर हुए हमले का जिम्मेदारी अब अलकायदा ने ले ली है। बता दें कि अबिजान में विदेशी सैलानियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। आइवरी कोस्ट में अलकायदा का कहर। समंदर किनारे रिजॉर्ट में अंधाधुंध फायरिंग। पश्चिम अफ्रीका में अलकायदा का बढ़ता खतरा। अलकायदा आतंकियों के निशाने पर विदेशी पर्यटक। रविवार को अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के अबिजान में भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने ग्रैंड बॉसम के रिजॉर्ट बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की। होटल में फायरिंग की आवाज के बाद हंगामा मच गया। राष्ट्रपति ओइतारा के मुताबिक आइवरी कोस्ट के 3 होटलों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 14 आम नागरिक और विशेष बल के 2 सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि ग्रैंड बॉसम विदेशी सैलानियों के बीच खासा मशहूर है। इस बीच अलकायदा ने रिजॉर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली है। आइवरी कोस्ट के गृह मंत्री के मुताबिक ग्रैंड बॉसम रिजॉर्ट पर हमला करने वाले 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक नकाबपोश हमलावर भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने होटल ला इतोइली में मेहमानों को गोली मारना शुरू कर दिया। आइवरी कोस्ट पुलिस ने हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। आइवरी कोस्ट के सभी होटलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अफ्रीका में अलकायदा और बोको हराम के आतंकी इससे पहले भी कई बार विदेशी सैलानियों को निशाना बना चुके हैं। पिछले साल नवंबर में माली में और इस साल जनवरी में बुर्किना फासो में विदेशी सैलानियों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक ऐसे स्कूल की जो कंप्यूटर, इंटरनेट और टैब से लैस है। पानी पर तैरता और लोहे के कंटेनर में बना यह स्कूल नीदरलैंड्स की तरफ से बांग्लादेश के बच्चों को एक तोहफा है। ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल होती दुनिया के बच्चों की जरूरत है स्मार्ट क्लास। अमेरिका में पहली क्लास से ही बच्चों के हाथ में टैब दे दिया जाता है। बच्चों को होमवर्क करने के लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती। होमवर्क ऑनलाइन दिया जाता है। वहीं दक्षिण एशिया में जब शिक्षा की बात होती है, खासकर भारत और भारत के पड़ोसी देशों की, तो दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर दिखाई देती है। कंधों पर बस्ते का बोझ लिए स्कूल जाते बच्चे। स्मार्ट क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए। बेंच, ब्लैक बोर्ड और क्लास तक के लाले हैं। ऐसे में डच आर्किटेक्ट कॉइन ऑल्थिस की एक पहल फ्लोटिंग सिटी ऐप स्लम में रहने वाले बच्चों के स्मार्ट क्लास के सपने को पूरा करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। And this is a floating city app, and the floating city app is like a school in a container, and we use it to upgrade slums worldwide. So we bring it to slums in, for instance, Bangladesh, on the water, and we bring it on this platform of PET bottles, and it floats and can instantly upgrade life over there.
कॉर्नवालिस के इस फ्लोटिंग कंटेनर का बेस लकड़ी और प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर और टैब से लैस ये कंटेनर 15,000 बोतलों के ऊपर तैरता है। We have this structure of nets and PET bottles, 15,000 PET bottles in it, and a simple wooden construction on top of it. And this floats. This is really stable, doesn't move. And then the container is high tech, and the foundation is low tech. डच आर्किटेक्ट का ये डिजाइन बांग्लादेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगले 6 हफ्ते में ये फ्लोटिंग सिटी ऐप ढाका पहुंच जाएगा। I feel excited, but let me ask you these questions. Have you seen anything like this before? So, anything new, anything innovative, and more importantly, which is going to be used by some poorest of the poor, small kids who may not have seen what internet is, computer is. बांग्लादेश को डच आर्किटेक्ट का ये तोहफा शुभ समाचार है, क्योंकि बांग्लादेश में 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। फ्लोटिंग सिटी ऐप पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके में भी बच्चों तक स्मार्ट स्कूल की सुविधा पहुंचा सकता है। दरअसल पढ़ाई का ऑनलाइन तरीका न सिर्फ बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा करता है, बल्कि वो ज्यादा आसानी से अपना सबक समझ भी सकते हैं। फ्लोटिंग सिटी ऐप जैसी पहल शुभ समाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।